अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल ई बैंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल के नाम के बगल में सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर का पार्ट 5। इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का पार्ट 4 तक अपलोड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट 4 तक कंप्लीट करें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ट्रांसफार्मर का एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छूटने वाला, चाहे आप एसएससी जेई दो, किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दो। झारखंड में आने वाली जो एग्ज़ाम है JBVNL का, वो एग्ज़ाम आने वाली है, उसके लिए तो बहुत ही सुपर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ मिलने वाला है। तो आप अभी से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और एक 1 बाय 1 मैं रोज़ाना एक वीडियो डालने वाला हूँ और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें और हमारे चैनल पर बिल्कुल बने रहें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर का पार्ट 5। इससे नेक्स्ट पार्ट, पीछे वाला पार्ट में हम लोगों ने वो एक 101 तक सवाल कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 102 से करने वाले हैं, मतलब 102 से करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, ए ट्रांसफार्मर कैन हैव रेगुलेशन क्लोज टू जीरो। बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो रेगुलेशन होता है वो जीरो कब हो सकता है, कब होता है, ठीक है। तो वो होता है ऑन लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर में मैंने कल भी बताया था, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला कि बीच में माइनस होता है लीडिंग में, ठीक ना, और लैगिंग में बीच में प्लस होता है। IR cos थीटा और एक्स साइन थीटा, ठीक ना। तो जैसे जैसे थीटा का वैल्यू हम लोग बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे तो लीडिंग रहेगा, तो माइनस है बीच में, तो ये इसका पूरा वैल्यू घटते जाएगा। और अगर थीटा का मान बढ़ाते गए तो साइन में थीटा का मान बढ़ाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज होता है। कॉस में यहाँ पे कॉस होता है, और कॉस में थीटा का मान अगर बढ़ाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होता है। मतलब कॉस जीरो का मान 1 होता है, और जैसे मान ली 30 में जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगा, 1 से घटेगा। अब 45 में जाएंगे तो फिर घटेगा। लेकिन साइन में क्या होता है, जीरो से लेके हम लोग 1 तक पहुंचते हैं, और कॉस में 1 से लेके जीरो तक पहुंचते हैं। मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा वैल्यू घट के लास्ट में जब कॉस 0 डिग्री करेंगे, 90 डिग्री करेंगे तो जीरो वैल्यू देगा, और साइन में 90 डिग्री करेंगे तो 1 वैल्यू देगा। मतलब साइन में डिग्री बढ़ाने से वैल्यू बढ़ता है, इसलिए हमारा नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन किस में आ सकता है, लीडिंग लोड में, ठीक ना। तो वही बोल रहा है कि और वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कब हो सकता है, जब माइनस वाला ऑप्शन लेंगे तभी जीरो हो सकता है। तो लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा तो ही हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होगा, ठीक ना। तो रेगुलेशन का मतलब ही होता है, चाहे वोल्टेज पे लगाया है तो वोल्टेज रेगुलेशन, और किसी और चीज़ पे लगाएंगे तो स्पीड पे लगाएंगे तो स्पीड रेगुलेशन हो जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि हम लोग किस चीज़ पे स्टडी कर रहे हैं, ठीक ना। तो रेगुलेशन हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं, और रेगुलेशन का मतलब होता है ड्रॉप, हमेशा याद रखिएगा। तो हमारा 102 का आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए 103 का सवाल क्या पूछ रहा है, ए ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म। तो हम लोगों ने बार बार जिक्र किया कि ट्रांसफार्मर ना वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है ना करंट को, ये दोनों का कॉम्बिनेशन को ट्रांसफॉर्म करता है। तो दो हम लोग जानते हैं पावर का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला होता है। एक होता है VI cos थीटा, ठीक, ये हो गया एक्टिव पावर बोलते हैं इसको। एक होता है हमारा रिएक्टिव पावर, जो जिसको हम लोग VI sin थीटा बोलते हैं, ठीक, ये हमारा रिएक्टिव पावर होता है। उसके बाद हमारा एक होता है टोटल पावर, जिसको हम लोग S से डिनोट करते हैं। तो S इजिकल टू होता है VI, ये होता है हमारा टोटल पावर। इसको हम लोग, इसका यूनिट होता है वाट, इसका यूनिट हो जाता है हमारा VAR, ठीक ना। और इसका यूनिट होता है हमारा वोल्ट एम्पियर, वोल्टेज का वोल्ट और करंट का एम्पियर। तो हम लोग का जो रेटिंग होता है इसी में होता है KVA। जब हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वोल्टेज को, टोटल पावर को, तो वो KVA हो जाता है। अगर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो MVA हो जाता है, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर का रेटिंग टोटल वोल्टेज में होता है, और टोटल वोल्टेज क्या होता है P+Q, एस इजिकल टू होता है P+Q, ठीक। तो हमारा जो यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म क्या करता है, तो 103 का आंसर हो जाएगा डी। ट्रांसफार्मर हमेशा पावर को ट्रांसफॉर्म करता है, क्योंकि V × I, मतलब हमारा जो ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्म होता है ना, वो वोल्टेज तो स्टेप डाउन स्टेप अप होगा, तो साथ में करंट भी तो स्टेप डाउन स्टेप अप होता है। तो हम लोग कॉम्बिनेशन फॉर्म में देखते हैं, ठीक ना। और ट्रांसफार्मर जो है वो कांस्टेंट पावर डिवाइस होता है। इतना तो हम लोगों ने बार बार चर्चा किया है।
तो ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं। अगर आप कंटिन्यू सीरीज देख रहे हो और नहीं देख रहे हो तो आपको पछताना पड़ेगा। अगर आप वंस ट्रांसफार्मर का पहला पार्ट से स्टार्ट कीजिएगा ना, तो अगर 100 सवाल आप सॉल्व करते हैं ना, तो 20-30 सवाल तो ऐसे बन जाएगा सिर्फ आपका लेक्चर देखने से। और आपका दिमाग में अगर हम इस तरह से बताने का देखिए, एक दिन में हम लोग 50-100 सवाल कर सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा करता भी। लेकिन हम जिस तरीके से बता रहे हैं आपको ना, अगर आप वीडियो को एक बार 2 बार अगर रिवाइज कर लेते हैं ना, तो आपका दिमाग में परमानेंटली ये सारा चीज़ बैठ जाएगा, फिर आपको भूलने की नौबत नहीं आएगी। तो इसलिए अगर टाइम लग रहा है तो ज़रूर दीजिए आप। और आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा टाइम यहाँ पे जा रहा है तो देखिए अब 104 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्ड वोल्टेज ऑफ स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर पावर सप्लाई इंडिया। बोल रहा है कि इंडिया में जो पावर सप्लाई होता है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टैंडर्ड नहीं है। तो हम लोगों ने सुना है कि इंडिया में 11 kV तो हो सुना ही है, सबको ही सुना होगा, 33 भी सुना होगा, 66 भी सुना होगा, 132 सुना होगा, 765 सुना होगा, 410 सुना होगा, ठीक ना। लेकिन आप लोगों ने कभी 122 नहीं सुना होगा। तो इन ऑप्शन में से कौन सा गलत है जो स्टैंडर्ड नहीं है, तो वो हो गया डी। 122 kV को हम लोग ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं इंडिया में, ठीक है। तो आंसर हो गया 104 का डी। अब 105 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, रिडक्शन इन कोर लॉस एंड इंक्रीज इन परमिएबिलिटी आर ऑप्टेंड विथ ट्रांसफॉर्मर एम्प्लॉइंग। तो बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में हम लोग अगर कोर लॉस को रिड्यूस करते हैं और हम लोग परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, ठीक ना, मतलब करते नहीं हैं, हमको कोर लॉस को इंक्रीज या डिक्रीज करना है और परमिएबिलिटी को इंक्रीज करना मतलब ऑप्टेन करना है, ठीक ना। तो ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या इम्प्लॉय करेंगे, मतलब क्या ऐसा चीज़ करेंगे ट्रांसफार्मर में जिससे हमारा कोर लॉस रिड्यूस हो जाए और परमिएबिलिटी ज़्यादा हो जाए। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कोई भी मेटल कितना फ्लक्स को अपने अंदर से पास करवाने का कैपेबिलिटी रखता है, वो उस मटेरियल का परमिएबिलिटी होता है। परमिएबिलिटी का मतलब सीधा साधा यही है। जैसे अब मान लीजिए सड़क है, तो सड़क भी तो बहुत तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल सड़क, एक होता है हाईवे। हाईवे से हम लोग 3 गाड़ी को भी पास करवा सकते हैं, 4 को करवा सकते हैं, इसका कैपेसिटी है 4 गाड़ी को चलवाने का। जो नॉर्मल सड़क होता है उसमें 2 रास्ता बटा होता है, एक में से गाड़ी आ सकता है, एक में से जा सकता है, ठीक। तो ये इसका कैपेसिटी है 2 गाड़ी को चलवाने का, इसका कैपेसिटी है 4 गाड़ी को चलवाने का, बड़ा हाईवे एनएच रहेगा तो, ठीक ना। तो इस सबका परमिएबिलिटी अलग अलग। तो हम लोग नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि इस सड़क का परमिएबिलिटी कितना है एज कम्पेयर टू इस सड़क। तो बोलेंगे कि पहला ये हो गया, मान लीजिए पहला ये दूसरा, तो बोलेंगे कि पहला वाला का परमिएबिलिटी सेकेंड वाला सड़क का परमिएबिलिटी से कम है, क्योंकि इसका कैपेबिलिटी है 2 गाड़ी चलवाने का, इसका कैपेबिलिटी है 4 गाड़ी चलवाने का अपने अपने रास्तों से। तो परमिएबिलिटी का मतलब वही होता है कि ट्रांसफार्मर का जो कोर है या कोई भी ट्रांसफार्मर, चाहे मोटर रहे कुछ भी रहे, मटेरियल तो सब जगह एक ही होगा। तो परमिएबिलिटी किसी ट्रांसफार्मर या को मोटर और जनरेटर का नहीं होता, परमिएबिलिटी मटेरियल का होता है। तो परमिएबिलिटी का मतलब हो गया कि मेटल से इस मटेरियल से, ये जो मेटल कोर बना हुआ है जिस मटेरियल से, तो उस मटेरियल से कितना वो अपने आप मतलब अपने अंदर से कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करवा सकता है, वो उसका परमिएबिलिटी होता है, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो बोल रहा है कि हम लोग को कोर लॉस को रिड्यूस करना है और परमिएबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम लोग को ट्रांसफार्मर में क्या करना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा, क्या एम्प्लॉय करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। तो हमारा ऑप्शन ए बोल रहा है कि कोर बिल्डअप ऑफ लेमिनेशन ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। देखिए हम लोग ट्रांसफार्मर में ना कोर के लिए आयरन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्टील का यूज करते हैं। कोल्ड रैन कोल्ड ग्रेन CGRO स्टील का जो यूज करते हैं, कोल्ड ग्रेन ओरिएंट CG, देखिए CG नहीं CRGO होता है, ठीक ना। तो हम लोग CRGO स्टील का क्यों यूज करते हैं, हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एज कम्पेयर टू आयरन, CRGO जो है कोल्ड कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील जो है, उसका परमिएबिलिटी एज कम्पेयर टू आयरन ज़्यादा होता है। मतलब ये स्टील जो है ना अपने अपने अंदर से ज़्यादा फ्लक्स को पास करवा सकता है एज कम्पेयर टू आयरन, इसलिए हम लोग आयरन का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ लॉसेस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्स को पास नहीं करवा सकता। CRGO स्टील है जो जो है इसका परमिएबिलिटी जो है ना हाई होता है।
तो ये मैक्सिमम फ्लक्स को अपने आप से पास करवाता है, तो हम लोग इसी का यूज करते हैं। हाँ, तो हम लोग को अगर कोर लॉस को डिक्रीज करना है और परमिटिविटी को इंक्रीज करना है तो CRGO स्टील का कोर का यूज करेंगे। तो हमारा आंसर हो गया, देखिए पहले ऑप्शन में दिया कोर बिल्डअप ऑफ लेमिनेशन ऑफ कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। CRGO स्टील का जो हमारा कोर है, उस कोर जो है ना, उसको हम लोग CRGO स्टील के साथ यूज करेंगे, मतलब CRGO स्टील का कोर को यूज करेंगे, ठीक है। तो 105 का सवाल आंसर हो गया हमारा ए। अब 106 नंबर सवाल देखिए क्या है। 106 नंबर सवाल पूछ रहा है इन ए पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर अबाउट 10% इन एंड टर्न आर हैवली इंसुलेटेड। तो बोल रहा है कि जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसमें जो हम लोग वाइंडिंग करते हैं, तो वाइंडिंग देखिए टर्न से मिलके वाइंडिंग होता है, ठीक ना। तो जो टर्न है या इसको हम लोग वाइंडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक। तो वाइंडिंग का जो एंड सिरा होता है इसको हम लोग हैवली मतलब बहुत ज़्यादा इंसुलेटेड क्यों करते हैं, देखिए क्योंकि जो हमारा सर्ज सर्ज जो प्रोड्यूस होता है लाइन में, सर्ज देखिए क्या होता है। सर्ज मतलब एक तरह का जो क्या बोलते हैं उसको, सर्ज कैपेसिटर होता है जो एंड में प्रोड्यूस होता है किसी भी लाइन का, ठीक है ना। या मतलब जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे सर्ज कैपेसिटर इंक्लूड होगा, और जहाँ पे एंडिंग होता है वहाँ पे सर्ज कैपेसिटर इंक्लूड होता है। तो लाइन का एंडिंग में जो होता है ना, सर्ज कैपेसिटर का इफेक्ट आता है, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं वाइंडिंग भी देखिए जो लाइन है मान लीजिए ट्रांसमिशन लाइन है वो भी तो कंडक्टर से मिलकर बना है, तो उसी तरह वाइंडिंग भी तो कंडक्टर से मिलकर ही बना, चाहे वो कॉपर का हो या एल्युमिनियम का। तो उसका जो एंडिंग होता है ना वहाँ पे कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है, तो इस कैपेसिटर के कारण यहाँ पे हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होने लगता है। तो जिस कारण से इसको हम लोग क्या करते हैं एंड में, मतलब जो हमारा वाइंडिंग या टर्न बोल लीजिए, टर्न का एंड को हैवली इंसुलेटेड करते हैं हम लोग, ठीक ना। मतलब इसमें इंसुलेशन जो करते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में करते हैं एज कम्पेयर टू बीच में। यहाँ पे जितना इंसुलेटेड है ना उसका 10% ज़्यादा यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताकि वो क्या कर सके, सर्ज वोल्टेज के साथ विथ स्टैंड कर सके, मतलब जले ना। जब सर्ज कैपेसिटर आएगा तो उस टाइम वो वाइंडिंग जले ना, इसलिए हम लोग वहाँ पे लास्ट में क्या करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, मतलब 10% ज़्यादा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा टू विथ स्टैंड द हाई वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लाइन सर्ज प्रोड्यूस बाय द शंटिंग कैपेसिटर ऑफ द इन टर्न्स। तो अभी जो बोले देखिए वही चीज़ बोल रहा है कि जब लाइन देखिए विथ हाई वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू लाइन सर्ज प्रोड्यूस बाय द शंटिंग कैपेसिटर, तो पैरेलल को ही शंट बोलते हैं। तो शंट में जो कैपेसिटर प्रोड्यूस होता है ना मतलब किसी भी कंडक्टर का एंड में, तो उस कंडीशन में जो हाई वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको झेल सके, ठीक ना, विथ स्टैंड कर सके, मतलब उसके साथ काम कर पाए, मतलब जले ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा 106 का ए। अब देखिए 107 नंबर सवाल क्या है। 107 नंबर सवाल बोल रहा है फोर गिवन अप्लाइड वोल्टेज विद द इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो बोल रहा है कि जो हम लोगों ने अप्लाइड वोल्टेज दिया है मतलब ट्रांसफार्मर में या कोई चीज़ में, तो बात यहाँ पे ट्रांसफार्मर का चैप्टर है तो ट्रांसफार्मर में ही होगा। तो अगर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में अप्लाइड वोल्टेज दे दिया है, मतलब जितना देना चाहिए, तो बोल रहा है कि अगर हम लोग फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे विद द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द, तो उस अप्लाइड वोल्टेज का अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए जब हमारा वी अपन एफ कांस्टेंट होता है ना, तो उस टाइम पे हमारा क्या होता है, जो एडी करंट लॉस होता है ना वो फ्रीक्वेंसी स्क्वायर पे डिपेंड करता है और हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। लेकिन अगर वी अपन एफ कांस्टेंट ना हो तो यहाँ पे दे दिया है कि एफ हमारा क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये अनुपात, ये जो रेशियो है वी अपन एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में छेड़छाड़ हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब वी अपन एफ कांस्टेंट नहीं है, तो हमारा जो एडी करंट लॉस है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा उस टाइम पे, ठीक ना। जब वी अपन एफ कांस्टेंट रहता है उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ का आंसर हो जाएगा कि एडी करंट लॉस विल बी डिक्रीज इंक्रीज, तो ये तो होगा नहीं, एडी करंट लॉस विल बी रिमेन अनचेंज, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। तो 107 का हो जाएगा सी कि जो एडी करंट लॉस है वो जब हमारा अप्लाई फ्रीक्वेंसी को हम लोग छेड़छाड़ करेंगे तो उस टाइम पे एडी करंट लॉस
हमारा डिपेंड नहीं करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो उस टाइम क्या होगा ना, जो एडी करंट लॉस है वो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो 107 का हो गया सी। अब 108 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 108 नंबर का सवाल है, लॉसेस विच अकर इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन एंड डू नॉट अकर इन ट्रांसफार्मर आर। बोल रहा है कि जो हमारा, बोल रहा है कि विच लॉसेस अकर, जो कौन सा लॉस है जो रोटेटिंग मशीन में जनरेटर और मोटर होता है, इसी में ना रोटेट करता है। बाकी ट्रांसफार्मर में तो कोई रोटेटिंग पार्ट है नहीं, ट्रांसफार्मर स्टैटिक डिवाइस है और जनरेटर मोटर रोटेटिंग डिवाइस है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि इस चारों में से कौन सा लॉस है जो रोटेटिंग मशीन में होता है लेकिन डू नॉट अकर इन ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। तो देखिए रोटेटिंग पार्ट में फ्रिक्शन लॉस और विंडेज लॉस तो होगा ही, मैग्नेटिक लॉस, ओ सॉरी, हाँ रोटेटिंग पार्ट में होता है। तो हमको यहाँ पूछा है कि ट्रांसफार्मर में क्या नहीं होता है। तो ट्रांसफार्मर में कोई पार्ट तो घूमता है नहीं, तो घूमने से ही फ्रिक्शन लॉस होता है, ठीक ना, और विंडेज लॉस। क्योंकि घूमेगा तो हवा, वायुमंडल का जो एयर रहेगा वो भी रुकावट पैदा करता है, कोई भी चीज़ घूमता है तो उसमें। ऊपर से जैसे यहाँ पे वाइंडिंग, ये चीज़ मोटर के अंदर जब शाफ्ट घूम रहा होता है तो ये जो है ना थोड़ा थोड़ा टच करते हुए घूमता है, मतलब मोटर के अंदर जो हमारा अरेंजमेंट बना हुआ उसको थोड़ा थोड़ा टच करते हुए घूमता है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन लॉस होता है, ठीक ना। लेकिन ट्रांसफार्मर में ऐसा कोई है ही नहीं रोटेटिंग पार्ट जो विंडेज और फ्रिक्शन लॉस दे। तो 108 का हो जाएगा ए। बाकी लॉस तो होता है, देखिए मैग्नेटिक लॉस होगा, एडी करंट हिस्टैरिसीस लॉस होगा, कॉपर लॉस भी होगा, ठीक ना। लेकिन फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। तो वही सवाल पूछ रहा था कि ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस नहीं होता है जो रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन में होता है। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होता है लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं होता है। अब 108 का हो गया ए। अब 109 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि इन ए गिवन ट्रांसफार्मर फॉर ए गिवन अप्लाइड वोल्टेज लॉसेस विच रिमेन कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ लोड चेंजेस आर। तो हम लोगों ने बार बार बोल रहा है कि जो हमारा कांस्टेंट लॉस है ना, तो यहाँ सवाल में बोल रहा है कि जो दिया हुआ जो चार ऑप्शन है उनमें ट्रांसफार्मर में कि अप्लाइड वोल्टेज के साथ लॉसेस विल रिमेन कांस्टेंट, अप्लाइड वोल्टेज के साथ साथ लॉस जो है वो कांस्टेंट रहता है चाहे हम लोग लोड चेंज करें तो भी। तो ऐसा कौन सा लॉस है जो लोड पे डिपेंड नहीं करता, तो कांस्टेंट लॉस, जो है वो लोड पे डिपेंड नहीं करता। कांस्टेंट लॉस हमारा होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट लॉस, ठीक ना। तो आयरन लॉस में दो लॉस आता है, कॉपर हमारा हिस्ट्रेसिस लॉस और एडी करंट लॉस, ठीक। तो हम लोग देख लेते ऑप्शन में कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्रेसिस एंड एडी करंट लॉस, तो इस ये दोनों मिलकर क्या होगा आयरन लॉस। तो 109 का आंसर हो जाएगा ए, कि हिस्ट्रेसिस लॉस और एडी करंट लॉस जो है वो अप्लाइड वोल्टेज में हम लोड अगर चेंज कर रहे हैं, अप्लाइड रिमेन लोड अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो भी कांस्टेंट रहेगा ट्रांसफार्मर में, ठीक ना, चाहे अप्लाइड वोल्टेज कुछ भी रहे। तो अब 110 नंबर सवाल क्या है देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एन आइडियल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग टर्न रेशियो ऑफ 1:2 एंड ड्राइंग ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्रॉम 200 वोल्ट एसी सप्लाई इज इनकरेक्ट। बोल रहा है कि, तो हमारा सवाल बोल रहा है कि जो हमारा सिंगल फेज आइडियल ट्रांसफार्मर है उसमें उसका टर्न रेशियो हमको दिया हुआ है, विच हैज टर्न रेशियो दिया हुआ, मतलब टर्न रेशियो का मतलब क्या होगा, N2/N1 दिया हुआ है जो कि 1:2 है। उसके बाद बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर हैविंग टर्न रेशियो एंड द करंट ड्राइंग 10 एम्पियर फ्रॉम 200 वोल्ट एसी सप्लाई। तो हमारा प्राइमरी करंट जो है I1 जो है वो 10 एम्पियर है और V1 है 200 वोल्ट, ठीक। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से चारों ऑप्शन जो दिया हुआ उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए था, ठीक ना, तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हम लोग जानते हैं N1 N1 है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है K = N2/N1 =I1/I2, ठीक, और V2/V1 होता है। तो देखिए हमारा सवाल में जो है हमको निकालना है I2,
विच ऑफ द, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसमें से हमको देखना कि कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड करंट दिया है, वोल्टेज दिया हुआ है, रेटिंग से तो यहाँ मतलब नहीं होगा। सेकेंडरी करंट, तो हम सबसे पहले करंट निकाल के देख लेते हैं। I1 तो हमको दिया हुआ, तो I2 निकाल लेते हैं, और ये वाला रेशियो हमको दिया हुआ है। तो ये वाला रेशियो दिया हुआ है तो I2 निकालेंगे। देखिए, तो ये वाला रेशियो दिया हुआ 1:2। तो अगर हम लोग I2 को ऊपर करेंगे तो चलिए वन, इसको इसको मिटा के फिर से दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो हमको दिया हुआ N2/N1 1:2, और I1 दिया हुआ 10, और I2 हमको निकालना है। तो अगर I2 को इधर करेंगे और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो I2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 20 एम्पियर। तो सेकेंडरी करंट जो है वो 20 एम्पियर होगा। तो आंसर हमारा देखिए कौन सा, इट्स सेकेंडरी करंट इज 20 एम्पियर। तो आंसर हो जाएगा डी। तो ये इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट होगा, ठीक है। कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा 110 का डी। अब देखिए 111 नंबर सवाल देख लेते क्या बोल रहे हैं। द सेकेंडरी ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर इज ऑलवेज शॉर्ट सर्किट। बोल रहा है जो हमारा करंट सीटी जो है, करंट ट्रांसफार्मर, उसका सेकेंडरी वाइंडिंग जो है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग वो शॉर्ट सर्किट रहता है। क्यों? तो देखिए शॉर्ट सर्किट इसलिए रहता है ताकि जो कोर का सेचुरेशन हो, कोर का सेचुरेशन ना हो और हाई वोल्टेज इंडक्शन ना हो, ठीक ना। तो इसीलिए हम लोग सीटी का सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट रखते हैं। मतलब जो सेकेंडरी वाइंडिंग है सीटी का उसको शॉर्ट सर्किट रखते हैं। ये हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट, मतलब इस टर्मिनल और इस टर्मिनल को आपस में जोड़ देते हैं तो हो जाता है शॉर्ट सर्किट। तो इसलिए करते हैं क्योंकि हमको कोर का सेचुरेशन को का प्रॉब्लम जो है उसको रिड्यूस करना होता है, और हाई वोल्टेज इंडक्शन को रिड्यूस करना होता है। तो आंसर हो जाएगा 111 का ए। 111 का हो जाएगा ए। अब 112 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहे हैं। 112 का सवाल पूछ रहा है, इन अ ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी शुड बी। देखिए ये सवाल पहले आ चुका है तो आप लोग को बताना क्या होगा। तो आशा करते हैं कि आप बता चुके होंगे। तो देखिए 112 का हो जाएगा जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का जो रेजिस्टेंस होता है हमारा ट्रांसफार्मर में वो होता है इन्फिनिटी। तो हो जाएगा डी। 112 का हो जाएगा डी। देखिए जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, यह दोनों आपस में तो जुटा हुआ है नहीं, तो इसके बीच का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब देखिए 113 नंबर सवाल क्या है कि ए गुड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर मीन्स। बोल रहा है कि गुड वोल्टेज रेगुलेशन के ट्रांसफार्म का मतलब बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में गुड वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन अगर ज़्यादा होगा ना तो इसका मतलब ड्रॉप, वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ड्रॉप। अगर आप जनरेटर मोटर वाला सीरीज़ देखें तो आपको यहाँ सवाल समझने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि बार बार हम लोग चर्चा किए वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है ड्रॉप। तो ड्रॉप जितना कम होगा उतना अच्छा है ना, मतलब वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम होगा उतना अच्छा। अगर वोल्टेज रेगुलेशन मान लीजिए, वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू मान लीजिए दे दिया 10, और मान लीजिए एगो ट्रांसफार्मर का 10 दिया है, दूसरा ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन दिया है मान लीजिए 5। तो किसका वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा है, तो बोलेंगे सेकंड का वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा है। अगर वोल्टेज रेगुलेशन हो जाए 0.5 तो और अच्छा है, मतलब सबसे बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब ड्रॉप इसका है ही नहीं, 0.5 वोल्ट ड्रॉप है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आउटपुट वोल्टेज फ्लक्चुएशन फ्रॉम द नो लोड टू फुल लोड इज लीस्ट। मतलब वोल्टेज रेगुलेशन अगर लीस्ट है, गुड है, तो इसका मतलब होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज का फ्लक्चुएशन है वो नो लोड से, जब लोड लगा हुआ नहीं था ट्रांसफार्मर में और जब लोड लगाएं तब लॉस स्टार्ट हुआ। तो नो लोड से फुल लोड के दौरान सबसे कम हो, मतलब लीस्ट हो, ठीक ना। तो उसको हम लोग गुड वोल्टेज रेगुलेशन बोलेंगे। तो 113 का आंसर हो जाएगा ए। अब देखिए 114 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं। फॉर ए ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट ए कांस्टेंट लोड करंट मैक्सिमम एफिशिएंसी विल अकर एट। बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर है जो कांस्टेंट लोड पे ऑपरेट कर रहा है, कांस्टेंट लोड करंट है उसका, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा। तो हम लोग बार बार इसका चर्चा तो कर चुके हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब। तो देखिए ऑप्शन इसका दिया हुआ 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर, 0.8 लैगिंग पावर फैक्टर, 0 पावर फैक्टर या यूनिटी पावर फैक्टर। तो देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी ना हमेशा देगा यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर में जो लोड लगा होता है ना वो रजिस्टिव लोड की तरफ बिहेव करता है। मतलब अगर देखिए लैगिंग लोड में क्या होगा, इंडक्टिव बिहेवियर दिखाएगा लोड। तो जितना भी हमारे यहाँ उपकरण चल रहा है, मोटर वगैरह जितना भी चल रहा है सब इंडक्टिव लोड है। कैपेसिटिव लोड हमारे पास बहुत ही कम है या ना के बराबर है। ओनली सिंक्रोनस जनरेटर जो है
वो कैपेसिटिव लोड होता है। बाकी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो कैपेसिटिव लोड दे, बाकी सब हम लोग, इसलिए हम लोग कैपेसिटर बैंक लगाते हैं। हाँ, मतलब पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। और पावर फैक्टर जितना कम रहेगा उतना बिल हमारे घरों में कम आएगा, ठीक ना। क्योंकि हर एक कंपनी को, तो जैसे कोई कंपनी ऑपरेट हो रही है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री चल रहा है, वहाँ पे तो सारा इंडक्टिव लोड होता है, तो इसलिए वो लोग कैपेसिटर बैंक लगाता है ताकि वहाँ का पावर फैक्टर ना रजिस्टिव लोड की तरह बढ़े। तो उससे क्या होगा ना, उसका बिल कम आएगा। तो सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ हो जाता है कि वोल्टेज और करंट के बीच जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना हमारे लॉसेस हमको लगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, यूज हो रहा है। मतलब जो हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है उसके पास ये, अगर पावर फैक्टर लो है तो उसके पास ये इन्फॉर्मेशन जाएगा कि इस कंपनी में या इस घर में बहुत ज़्यादा लोड ऑपरेट कर रहा है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग कैपेसिटर बैंक लगाते हैं उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ताकि बिल कम आए और वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कम हो जाए, ठीक ना। तो वही बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब देगा, तो यूनिटी पावर फैक्टर जब होगा। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हर एक चीज़ का पावर फैक्टर यूनिटी हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो 114 का आंसर हो जाएगा, 114 का हो जाएगा डी। 115 नंबर सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्शन इज नॉर्मली नॉट प्रोवाइडेड ऑन स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम लोग बुकोज रिले नहीं लगाते हैं। तो 115 का हो जाएगा बी। बुकोज रिले हम लोग सिर्फ, जैसे देखिए एक फिगर दिखाते हैं आपको। देखिए ये वाला जो है हमारा स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो इसमें कहीं भी देखिए बुकोज रिले लगा हुआ नहीं है। बुकोज रिले क्या करता है, कंजर्वेटर टैंक और ऑयल टैंक के बीच हम लोग यहाँ इस पाइप में लगाते हैं, ठीक ना। ये जो कंजर्वेटर टैंक और ये जो मेन टैंक है उसके बीच जो ये सिलिंड्रिकल पाइप है, इसके बीच हम लोग लगाते हैं। लेकिन जो छोटा ये इस ट्रांसफार्मर में कहीं लगा हुआ नहीं है, देख लीजिए। तो जो हमारा स्मॉल ट्रांसफार्मर होता है उसमें बुकोज रिले नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसमें उतना इसमें सुरक्षा के लिए हम लोग फ्यूज वगैरह का यूज करते हैं। लेकिन जो सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है ना, उसमें हम लोग बुकोज रिले लगाते हैं। चलिए दिखा देते हैं आपको। तो ये हाई रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, इसको पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। और जो हमारे घरों के आसपास लगा रहता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे बुकोज रिले लगा हुआ है, छोटा सा आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे बुकोज रिले लगा रहता है, ठीक ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले रहता है, ये सॉरी पावर ट्रांसफार्मर में। तो जो हाई रेटिंग का होता है उसमें बुकोज रिले रहता है। लेकिन नॉर्मली ट्रांसफार्मर जो होता है छोटा रेटिंग का, उसमें बुकोज रिले नहीं रहता। तो 50 के बी, 100 के बी, 25 के बी, इस सब में नहीं रहता है। तो 115 का हो गया हमारा बी, बुकोज रिले नहीं होगा स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, ठीक। अब देखिए 116 सवाल क्या पूछ रहा है। 116 नंबर का सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई वोल्टेज सर्ज ड्यू टू लाइटिंग एंड स्विचिंग। तो लाइटिंग मतलब जैसे बिजली चमक रहा है, बारिश के दिनों में बिजली चमकता है, तो उस चीज़ से। और जब हम लोग स्विचिंग करवाते हैं, मतलब जैसे ट्रांसफार्मर को 11,000 से कनेक्ट करेंगे, उस टाइम क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आने की कोशिश करता है, सर्ज। इसलिए देखिएगा जब ट्रांसफार्मर को आप 11,000 से कनेक्ट करते हैं हैंडल के द्वारा ना, तो उस टाइम देखिएगा चड़चड़ाहट की आवाज़ आती है। तो उस कारण से फ्लक्चुएसन आने लगता है वोल्टेज में, तो सर्ज वोल्टेज आने का चांस रहता है, ठीक ना। तो हम लोग उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, मतलब जब बिजली कड़के तो उस टाइम अगर सर्ज आ गया, मान लीजिए वोल्टेज इंक्रीज हो गया, तो वो वोल्टेज ट्रांसफार्मर से होकर ना गुजरे, उसके बॉडी से होकर गुजर के डायरेक्ट अर्थिंग जो जीआई वायर लगा हुआ था उसके द्वारा ज़मीन में चला जाए। तो चलिए थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो हम लोग इस चीज़ का प्रोटेक्शन के लिए हॉर्न गैप लगाते हैं, ठीक ना। तो कहाँ लगाते हैं वो भी दिखा देंगे आपको। 116 का हो जाएगा ए, कि हॉर्न गैप प्रोटेक्शन। मतलब हम लोग देखिए अभी जो फिगर दिखाएंगे उसमें देखेंगे कि लाइटिंग अरेस्टर और स्विचिंग सर्ज से बचने के लिए हम लोग हॉर्न गैप कहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सर्ज वगैरह से बचने के लिए हम लोग हॉर्न गैप, देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो ऐसे वाला स्ट्रक्चर बना हुआ ना, ऐसे और ऐसे, इसी को हॉर्न गैप बोलते हैं। ये बीच में थोड़ा सा स्पेस रहता है। तो जब हम लोग का जैसे सर्ज वोल्टेज आएगा, लाइट जिस टाइम पे बिजली चमकेगी, तो अगर वोल्टेज में किसी तरह से फ्लक्चुएसन आया ना, तो वो हाई वोल्टेज बूस्टिंग में आता है। तो ये बूस्टिंग की सहायता से क्या करेगा, ये जो नीचे वाला है हॉर्न गैप, ये डायरेक्ट बॉडी से कनेक्ट करता है। और बॉडी हमारा डायरेक्ट कनेक्ट, बॉडी से एक अर्थिंग निकाल के हम लोग ज़मीन में डाल के रखें, ठीक ना। तो जैसे सर्ज आएगा तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो वो अटैक जो है हमारा बाइंडिंग में ना चले जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, बाहरी देखिए ये बीच में इंसुलेशन है तो बाहर अंदर तो जाएगा नहीं। तो हॉर्न गैप की सहायता से क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। जिस टाइम पे सर्ज वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये गैप उस टाइम मायने नहीं रखता है, तो डायरेक्ट करंट फ्लो होने लगेगा।
तो करंट इस पाथ्स को फॉलो करके इसमें आएगा और ये बॉडी से कनेक्ट है, ये वाला नीचे वाला हॉर्न गैप। तो और ये बॉडी जो डायरेक्टली कनेक्ट है ज़मीन से विद द हेल्प ऑफ जीआई वायर। हम लोग जीआई वायर का चर्चा कल आपको दिखाए भी थे कि अर्थिंग पाइप से कैसे कनेक्ट है। तो उसके हेल्प से क्या होता है ना, अर्थिंग के हेल्प से ज़मीन में चला जाता है। तो हम लोग देखिए कि हम लोग बिजली से बचाव के लिए घरों में भी तो लगाते हैं एक क्या बोलते हैं, तो भवनों को मतलब बिजली से बचाने के लिए, मतलब बारिश के दिनों में बिजली जो गिरती है उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिशूल नुमा जो स्ट्रक्चर का जो कॉपर का रॉड होता है वो डायरेक्टली ज़मीन होता है विद द हेल्प ऑफ वायर ज़मीन से। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन करवाता है ना बिजली से गिरने से हम लोगों का घर को, टावर को। तो वही चीज़ यहाँ भी है, ठीक ना। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं सवाल हमारा क्या पूछ रहा है। तो और देख लेते हैं, ये देखिए ट्रांसफार्मर का हाई वोल्टेज बूस्टिंग है। तो इस बूस्टिंग में यहाँ पे हॉर्न को कनेक्ट करते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे नीचे में भी गैप छोड़ा हुआ है और ये ऐसे कनेक्ट होता है, और ये डायरेक्टली ट्रांसफार्मर का बॉडी से कनेक्ट रहता है। तो सर्ज के टाइम पे डायरेक्ट ये बॉडी डायरेक्ट कनेक्ट होता है ज़मीन से जीआई वायर के द्वारा। तो जब भी वोल्टेज हाई वोल्टेज का सर्ज आएगा ना, तो विद द हेल्प ऑफ दिस पाथ ज़मीन में चला जाता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 117 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोडेड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय। तो देखिए जो एफिशिएंसी है जब ट्रांसफार्मर लोडेड कंडीशन में है, तो उस टाइम दो ट्रांसफार्मर जब वो लोडेड कंडीशन में है, तो उस टाइम हमको अगर एफिशिएंसी ज्ञात करना है तो उसके लिए हम लोग बैक टू बैक या स्वीवनर टेस्ट का हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो 117 का हो जाएगा बी, कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट ये तो ओनली हमको देगा कॉपर लॉस निकाल के, ओपन सर्किट टेस्ट ये हमको देगा ओनली कांस्टेंट मतलब आयरन लॉस निकाल के। लेकिन जो बैक टू बैक या स्वीवनर टेस्ट या हॉट रन टेस्ट जो होता है वो हमको क्या करेगा, एफिशिएंसी निकाल के देगा अंडर लोडेड कंडीशन में, ठीक है। तो 117 का हो गया हमारा बी। हाँ बी। अब 118 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंसुलेटिंग मटेरियल कैन बी विथस्टैंड द हाईएस्ट टेम्परेचर सेफली। तो जो माइका होता है ना, वो सवाल पूछ रहा है कि कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो हाईएस्ट टेम्परेचर के साथ मतलब ऑपरेट कर सकता है, विथ स्टैंड मतलब काम कर सकता है सेफ तरीके से, मतलब खुद को कोई हानि ना पहुंचा के वो काम कर पाएगा जब टेम्परेचर हाई हो जाए। तो माइका ही एक ऐसा मटेरियल है जो हाईएस्ट टेम्परेचर में सेफली काम कर पाएगा, ठीक ना। अगर टेम्परेचर इंक्रीज भी हो गया तो भी काम करेगा। तो 118 का हो जाएगा हमारा सी। अब देखिए 119 नंबर सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर का कौन सा पार्ट हम लोग आउटसाइड, विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से देख सकते हैं। तो देखिए बाइंडिंग को हम लोग कभी नहीं देख सकते, सेकेंडरी बाइंडिंग को भी नहीं देख पाएंगे, कोर को भी नहीं देख पाएंगे, बूसिंग को हम लोग देख सकते हैं। तो अभी जो दिखाएं जहाँ पे हॉर्न गैप लगाना था हम लोग का, तो वहाँ पे जो बूसिंग था वो बूसिंग को तो हम लोग देख ही सकते हैं बाहर से, लेकिन हम लोग कोर को नहीं देख पाते हैं, बाइंडिंग को भी नहीं देख पाते, वो अंदर फिट रहता है। तो आउटसाइड से पूछ रहा है कि वही पूछ रहा है कि आउटसाइड ट्रांसफार्मर का कौन सा पार्ट हम लोग आउटसाइड से देख सकते हैं, तो वो बूसिंग को देख सकते हैं। तो 119 का हो जाएगा ए। अब 120 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है, द नॉइज प्रोड्यूस बाय ट्रांसफार्मर। देखिए ये सवाल तो बार बार आया है, इससे पहले भी हम लोगों ने बोला है और चर्चा भी किया था कि हमिंग साउंड देता है ट्रांसफार्मर के पास जो खड़ा हो जाएगा ना। तो वही बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो नॉइज प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, टर्म्ड एज मतलब क्या बोला जाता है। तो उसको बोलते हैं हम, मतलब ट्रांसफार्मर के पास खड़ा होने से देखिएगा जब ट्रांसफार्मर लोडेड कंडीशन में होगा ना, तो गुनगुनाहट की आवाज़ देती है, करके आवाज़ देगी। तो उसी को हम लोग वही सवाल पूछ रहा है कि कौन सा साउंड देता है, नॉइज। नॉइज मतलब होता है कि आवाज़, ठीक ना। तो हो जाएगा हम, तो 120 का हो जाएगा हमारा बी। अब 121 नंबर सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर इज जीरो इवन एट फुल लोड। बोल रहा है कि फुल लोड में ऐसा कौन सा लॉस है जो जीरो होता है। तो ट्रांसफार्मर में कोर लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है, हिस्ट्रेसिस लॉस होता है। तो जब ट्रांसफार्मर लोडेड कंडीशन में होगा ना, तो उसमें दोनों लॉस होगा, कांस्टेंट लॉस भी होगा, वेरिएबल लॉस भी होगा। लेकिन फ्रिक्शन लॉस वहाँ होता है जहाँ मूवेबल पार्ट होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर में कोई मूवेबल पार्ट तो है नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन लॉस। तो 121 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक। अब 122 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ हार्मोनिक्स इन अ ट्रांसफार्मर। बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर में जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होता है, तो कौन सा मोस्ट लाइकली सोर्स है, मतलब जो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो ट्रांसफार्मर में
हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। ठीक, तो पुअर इंसुलेशन, ओवरलोड, लूज कनेक्शन या कोर सेचुरेशन। तो जब कोर सेचुरेट हो जाता है ना, तो उस टाइम में ट्रांसफार्मर में हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होता है। हार्मोनिक्स का मतलब क्या हो गया, देखिए अब ट्रांसफार्मर में हम लोग इनपुट में देते हैं एसी सप्लाई, तो एसी सप्लाई ऐसा है, आउटपुट में हमको एसी ही मिलता है, तो वो भी ऐसा होगा। लेकिन हार्मोनिक्स अगर प्रोड्यूस होने लगे ना, तो आउटपुट, ये आउटपुट है मान लीजिए, ये इनपुट है, तो इसका वेव फॉर्म जो है ना बिगड़ जाता है। मतलब एक्चुअली वेव फॉर्म आउटपुट पे आना चाहिए था ऐसा, लेकिन ड्यू टू हार्मोनिक्स, जब हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो जाएगा तो वेव फॉर्म में ना थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, मतलब शेप अपना ख़राब कर लेगा। तो इससे क्या होगा, स्मूथ साइन वेव नहीं मिल पाएगा। साइन वेव नहीं मिल पाएगा तो जो डिवाइस हम लोग मान लीजिए फ्रिज लगाएं, तो उसमें साइन वेव के द्वारा ही वो काम करेगा। अब उसमें इस तरह का वेव डालेंगे तो ये हीटअप प्रोड्यूस करने लगेगा वो डिवाइस। जैसे फ्रिज चला रहे हैं, मोटर चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, सब साइन वेव पे चलने वाला है। ठीक, तो अगर उस टाइप पे साइन वेव ना मिले ना, तो वो हीटअप प्रोड्यूस करने लगता है। तो हार्मोनिक्स जो है ना हमारे लिए हानिकारक होता है, मतलब किसी भी डिवाइस के लिए। तो अगर कोर सेचुरेट हो जाए तो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होगा। तो 122 का हो जाएगा डी। अब 123 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। इफ़ ए ट्रांसफार्मर इज कंटिन्यूसली ऑपरेटेड, द मैक्सिमम टेम्परेचर राइज विल अकर इन। बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर अगर कंटिन्यूस वर्क कर रहा है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका इंक्रीज होगा। तो कोर का, टैंक का, या वाइंडिंग का, या एनी ऑफ एबव। तो बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर जब वर्क करेगा और लोडेड कंडीशन में मैक्सिमम टेम्परेचर राइज किसका होगा। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है, तो जब वो कंटिन्यूसली लोड पे वर्क कर रहा है तो वाइंडिंग से होकर कंटिन्यूस करंट फ्लो होगा। अब कंटिन्यूस करंट फ्लो होगा तो सबसे पहले वाइंडिंग ना हीटअप होगा। तो ये सब टेम्परेचर राइज किसका होगा, वाइंडिंग का होगा। ठीक ना, तो आंसर हो जाएगा बी। तो 123 का हो गया हमारा बी। अब 124 नंबर सवाल देखिए। द हम इन द ट्रांसफार्मर इज मैनली एट्रीब्यूट टू। बोल रहा जो हम जो प्रोड्यूस होता है, मतलब हमिंग साउंड जो आता है ट्रांसफार्मर में, वो किसके कारण आता है। तो वो आता है हमारा मैग्नेटो स्ट्रैक्शन के कारण। ठीक ना, वो हमारा आता है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण। तो 124 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो ट्रांसफार्मर में जो हमिंग साउंड प्रोड्यूस होता है उसका मेन रीज़न है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन का। ठीक ना, तो 124 का हो गया सी। तो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर से फ्लक्स मान लीजिए पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो ट्रांसफार्मर का जो लेमिनेशन होता है कोर का, वो भी एक तरफ अलाइन होता है। और जब फिर नेगेटिव साइन आता है, मतलब फ्लक्स में या करंट में, तो ट्रांसफार्मर का जो लेमिनेशन है पहले इस साइड अलाइन हुआ था, अब फिर इस साइड अलाइन होगा। तो ऐसे अलाइन होते होते क्या होता है, तो इसके बीच जो वार्निश लगा होता है ना, तो उसमें स्लाइटली डिफरेंस आ जाता है, तो जिस कारण से ये वाइब्रेट करने लगता है। ठीक ना, और वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन जो है उसी कारण से हमिंग साउंड आता है। ठीक है, तो मैग्नेटो स्ट्रिक्शन हो गया प्रॉपर्टीज, हमिंग साउंड प्रोड्यूस करवाने का प्रॉपर्टीज, मतलब वो हो गया रूट जो हमिंग साउंड प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, 125 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या। तो 124 का हो गया हमारा सी। 125 नंबर सवाल है, द मैक्सिमम लोड दैट ए पावर ट्रांसफार्मर कैन कैरी इज लिमिटेड बाय इट्स। बोल रहा है कि जो मैक्सिमम लोड कैरी कर रहा पावर ट्रांसफार्मर, उसको हम लोग लिमिट कैसे कर सकते हैं। तो उसको हम लोग वोल्टेज रेशियो द्वारा लिमिट कर सकते हैं। तो 125 का हो जाएगा सी। अब 126 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर अंडर हैवी लोड्स इज कंपेरेटिवली लो बिकॉज। बोल रहा है जो एफिशिएंसी है ट्रांसफार्मर का अंडर हैवी लोड इज, जब ट्रांसफार्मर हैवी लोड में वर्क करता है ना, तो उसका जो एफिशिएंसी होता है वो कंपेरेटिवली लो होता है। क्यों, क्योंकि जब हैवी लोड पे काम करेगा ना, तो कॉपर लॉस जो होता है ना इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि कॉपर लॉस लोडेड कंडीशन में ही आता है। तो जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे कॉपर लॉस इंक्रीज होगा, क्योंकि लोड बढ़ाएंगे तो कॉपर का सेकेंडरी वाइंडिंग से करंट इंक्रीज होगा। अब करंट इंक्रीज होगा तो कॉपर वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस है, तो आई स्क्वायर आर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जिस कारण से 50% लोड पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो सही सही एफिशिएंसी देगा। लेकिन जो उसके बाद हम लोग जब इंक्रीज करेंगे लोड ना, तो उसमें क्या होगा, कॉपर लॉस इंक्रीज होते जाएगा, लेकिन एफिशिएंसी में कोई इंक्रीमेंट उस अनुसार से नहीं आएगा जिस अनुसार से हम लोग लोड, मतलब ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ा रहे होंगे। ठीक ना, तो कॉपर लॉस का जो है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस बिकम हाई इन प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट। ठीक, तो 126 का हो जाएगा ए, क्योंकि कॉपर लॉस हाई हो जाता है हैवी लोड्स जब ट्रांसफार्मर में लगा होता है, तो उस टाइम जो है ट्रांसफार्मर
लो एफिशिएंसी देता है, मतलब देना चाहिए था हाई लेकिन नहीं दे पाता है। ठीक, तो 127 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। तो 126 का हो गया हमारा ए। 127 नंबर सवाल देखिए, एन ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कंडक्ट प्राइमरली टू मेजर। तो ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट में क्या होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग ओपन रहता है। अब सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन है तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग को जब आयरन लॉस निकालना होता है, मतलब कांस्टेंट लॉस, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट। और शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं जब हम लोग को कॉपर लॉस निकालना होता है, मतलब वेरिएबल लॉस अगर जब निकालना हो तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और जब आयरन लॉस मतलब कांस्टेंट लॉस निकालना हो तो हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। और ओपन सर्किट आयरन लॉस में क्या क्या आता है, हिस्ट्रेसिस आता है और एडी आता है। ठीक ना। तो सवाल पूछ रहा है कि ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, तो कोर लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, कोर लॉस को ही बोलते हैं कांस्टेंट लॉस या आयरन लॉस। और आयरन लॉस दो तरह का होता है, हिस्ट्रेसिस और एडी। तो हमारा 127 का हो जाएगा सी। अब देखिए 128 नंबर सवाल पूछ रहा है कि ए नो लोड टेस्ट इज परफॉर्म ऑन ए ट्रांसफार्मर टू डिटरमाइन। तो जब हम लोग नो लोड टेस्ट करते हैं ना, नो लोड टेस्ट ट्रांसफार्मर में, तो हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस निकालने के लिए करते हैं। ठीक ना। देखिए नो लोड टेस्ट कैसे होता है ट्रांसफार्मर का, अगर आपको डायग्राम पता होगा, सर्किट डायग्राम, तो हम लोग जानते हैं कि सर्किट डायग्राम ये होता है ट्रांसफार्मर का, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग, ये हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। अब सेकेंडरी वाइंडिंग में कोई लोड लगा हुआ नहीं है, तो उस टाइम में खाली यही वाला लोड, यही वाला लॉस ना खाली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर का, तो उस टाइम क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट आएगा और ये लॉस, मतलब यहाँ पे रजिस्टेंस है तो कुछ लॉस होगा ना, रजिस्टिव लॉस। तो मैग्नेटाइजिंग लॉस और रजिस्टिव लॉस निकाल फाइंड आउट कर, नो लोड टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटाइजिंग लॉस फाइंड आउट करते हैं और लॉस मतलब रजिस्टिव लोड लॉस फाइंड आउट करते हैं। ठीक ना। तो रजिस्टेंस लगा हुआ उसका मतलब ये हो गया लॉस। तो 128 का हो जाएगा सी ई। मैग्नेटाइजिंग एंड मैग्नेटाइजिंग करंट निकालते हैं और लॉस निकालते हैं। ठीक, अब 129 नंबर सवाल देखिए क्या है, द ट्रांसफार्मर द वोल्टेज ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो भी हम लोग अभी क्या पढ़े, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब होता है कि फार्मूला होता है N2/N1 इजिकल टू V2/V1 इजिकल टू I1/I2। ठीक, तो देखिए इसमें ऑप्शन में बोल रहा है कि रेशियो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, सेकेंडरी करंट टू मतलब ये जो वोल्टेज रेशियो है ये किसके बराबर होगा, तो सेकेंडरी करंट टू प्राइमरी, प्राइमरी करंट टू सेकेंडरी होता है, तो ये गलत हो गया, बी नंबर गलत हो गया। प्राइमरी टर्न्स टू सेकेंडरी टर्न्स, तो बोल रहा है कि प्राइमरी टर्न्स मतलब हो गया N1/N2, तो ये भी नहीं हुआ क्योंकि N2/N1 होता है। ठीक, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब थर्ड नंबर बोल रहा है सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ टू प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये भी हमारा, हाँ, तो और इस और इक्वल टू होता है E2/E1। तो बोल रहा है सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ टू द प्राइमरी, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 हो गया और प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E1। तो ये वाला ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो 129 का हो गया सी। आज यहीं तक रखते हैं, आशा करते हैं कि आपको बहुत ही मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा। और अगर आपको कोई और चीज़ जानना हो या कहीं बाय द वे कुछ अगर आपको लग रहा हो कि कहीं पे कुछ और बताना चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बार बार बोल रहे हैं, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि ये उस ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके जिससे जो कोचिंग एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक ना, तो थैंक यू।